मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। मित्रों, इस चैनल को आप सर्च करिए यूट्यूब पर। यहाँ पर आपको सीए इंटरमीडिएट से जुड़े हुए वीडियोस मिलने वाले हैं। अब आपको काम पता है, चैनल को ढूंढिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सीए कम्युनिटी में इसे शेयर करिए ताकि ऑडिट से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और सितंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है उसे जानते हैं। आ जाओ। तो मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोगों ने अभी तक ये ग्रीन टिक मार्क वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इस वीडियो में केवल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, यानी जो हमारे ऑडिटर साहब है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है, चलो एज़ यूजुअल मैं आपको आपका सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दिखा देता हूँ। जब आप पेज नंबर 1.18 पर आओगे तो आपको टॉपिक नंबर 11 इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से मिलेगा जी, जिसका हेडिंग है हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। तो ठीक है, यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ है, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे दैट इज़ 1.19 पे एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो बस इतना सा, कितने लाइन है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाइन का टॉपिक है आपका। लेकिन हमें एक बात तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पता चल गई, सारा कंटेंट पैराग्राफ फॉर्म में होता है और एक केओस के फॉर्मेट में केओस होता है, यानी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में यहाँ पे हमें डेटा नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सारा का सारा डेटा उठाना है। ठीक है, उसको अच्छे से डिकोड करना है। इस पूरे डेटा को अच्छे से डिकोड करेंगे हम लोग और उसे हमारे नोट्स में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो मित्रों, वो जो पैराग्राफ फॉर्मेट आपको दिखा वो हमारे यहाँ पे टॉपिक नंबर, नोट्स में टॉपिक नंबर 9 के नाम से है हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। इसमें आपको 4 मुद्दे पढ़ने हैं। पहला मुद्दा अपॉइंटमेंट बाय ओनर्स, डायरेक्ट है, यानी ये डायरेक्ट सवाल है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो डायरेक्ट सवाल का यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है। 4 सिनेरियोज में ऑडिटर की अपॉइंट होती है। पहला अपॉइंटमेंट बाय ओनर्स दैट इज़ शेयर होल्डर्स। दूसरा अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दैट इज़ CAG। तीसरा अपॉइंटमेंट बाय पार्टनर्स, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और टॉपिक नंबर यानी पॉइंट नंबर 4 अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अंडर लॉ, यानी ब्रैकेट में जो दिया है आपको वो याद रखो। शेयर होल्डर्स, CAG मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म्स अंडर लॉ। ठीक है, तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। चलो टॉपिक नंबर 9 में घुसते हैं हम लोग और हमारा टॉपिक आ जाता है हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। ठीक है, अब कौन सा कलर सही रहेगा यार, रेड कलर यूज़ कर करके हम थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, तो पर्पल यूज़ करें। थोड़ा सा पर्पल ही बोलते हैं ना इस कलर को। चलो थोड़ा डार्क करते हैं इसको, बस ये वाला यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, अब कुछ समय तक इसी को यूज़ करेंगे हम लोग। चलो पहले पॉइंट में हमें क्या मिलता है वो देखो, अपॉइंटमेंट बाय ओनर्स। 3 छोटे छोटे पॉइंट्स में हमें वो पैराग्राफ पढ़ना है। ऑडिटर्स आर टिपिकली अपॉइंटेड बाय द ओनर्स ऑफ एन एंटिटी। इन कंपनीज शेयर होल्डर्स अपॉइंट ऑडिटर्स ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, यानी यहाँ पर हमने कंपनीज का एग्जाम्पल लिया। पहले पॉइंट में हमें पता चला कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जनरली कौन करता है, तो जो ओनर होता है बिजनेस का वो करता है, या फिर मैनेजमेंट। ठीक है, कंपनीज में कौन करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 देखो, शेयर होल्डर्स एज ओनर्स हैव द अथॉरिटी टू select auditors to ensure the reliability of financial statements। ये पहला मुद्दा हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग आते हैं।
अभी तक हमें इतना बात पता चल गई, जो 8 टॉपिक्स हमने इस टॉपिक के पहले पढ़े हैं। ऑडिट का पर्पस हमें पता चला, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हमें पता चले, ऑडिट क्या होता है वो हमें पता चला, स्कोप ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप एक तरीके से कहें तो जिस्ट यहाँ पे है, ऑडिट क्यों किया जाता है, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट है, दैट मीन्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, इन सारी चीज़ों को हमें इंश्योर करना होता है, दैट मीन्स ओनर को इंश्योर करना होता है, इसलिए वो एक एक्सटर्नल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं। तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट बाय ओनर्स। यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स याद नहीं रखना है, शेयर होल्डर्स याद रख सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा आपको ये याद रखना है कि ओनर, इन जनरल द ओनर्स ऑफ द एंटिटी अपॉइंट एन ऑडिटर। फिर पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या याद रखना है, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, यानी गवर्नमेंट की अलग अलग अथॉरिटीज़ है वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। पहला पॉइंट, ऑडिटर्स फॉर गवर्नमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसका नाम क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पास क्या अथॉरिटी होती है कि जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज़ है उन सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है। पॉइंट नंबर 2, CAG, दैट मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, acts as an independent constitutional authority overseeing the audit process to ensure transparency and accountability in public sector entities। यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो भी पैसा गवर्नमेंट कंपनी के पास जाता है, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है, बेसिकली वो होता क्या है, वो बेसिकली होता है टैक्स पेयर्स मनी, यानी मेरे और आपके जैसे लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। उसमें से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ सर्टन बिजनेसेस में वो पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसे कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, जनरल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें टैक्स पेयर के मनी से गवर्नमेंट खड़ी करती है। और खुद के कुछ उसके बिजनेसेस भी होते हैं, जैसे टेलीकॉम बिजनेस में गवर्नमेंट है, BSNL, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद में माइनिंग होती है मिनरल्स की, नेचुरल रिसोर्सेज की, अलग अलग रिवर सिस्टम होती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, विंड मिल्स होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है ये बेसिकली एक नेशन को चलाने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है उन सारे सेक्टर्स में काम करती है अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा, यानी पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल कम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड गो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अब हमें हमारे फाइनेंशियल ईयर की कॉन्सेप्ट पता है। फाइनेंशियल ईयर का कब शुरू होता है हमारा, 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। अभी जैसे हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च 2024 में हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ। यानी अभी क्या हुआ, 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। आज की डेट हमारी कितनी है, आज की डेट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 जून 2024। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है अभी उनके अकाउंट्स का क्लोजिंग शुरू हो गया है, उनके अकाउंट्स का ऑडिट शुरू हो गया होगा, है ना। और कोई कोई गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी होगी जिनका ऑडिट अभी ख़त्म होते आया होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी डेडलाइंस होती है टैक्स ऑडिट की या स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की उन पर्टिकुलर पोर्टल्स पर, जैसे MCA पोर्टल हो गया, इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल हो गया, GST पोर्टल हो गया, तो अलग अलग जगह पे हमारी डेडलाइंस होती है। टैक्स ऑडिट की डेडलाइंस, GST ऑडिट की डेडलाइन, स्टैट्यूटरी ऑडिट की डेडलाइंस, तो सारी गवर्नमेंट कंपनीज को भी वो इन जनरल अप्लाई होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वहाँ पे अभी ऑडिट की प्रोसेस करंटली शुरू होगी बहुत सारी एंटिटीज़ की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करती है, आइदर मैंडेटरी ऑडिट और वॉलंटरी ऑडिट, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑडिट, तो ये बात आपको क्लियरली पता चल गई। एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उन सारी गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी सीएजी के पास होती है। सीएजी का नेचर क्या है? सीएजी एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी भारत का जो संविधान है वहाँ से सीएजी का बर्थ यानी इनकॉर्पोरेशन होता है। ओवरसीइंग द ऑडिट प्रोसेस टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। तो ये बेसिकली आपको सीएजी ऑडिटर को अपॉइंट करती है, ये इंस्टेंस भी पता चल गया। अब पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अपॉइंटमेंट बाय पार्टनर्स ऑफ फर्म। पॉइंट नंबर 1, इन पार्टनरशिप्स ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द पार्टनर्स। बेसिकली ये जो पार्टनर्स हैं ये कौन होते हैं? इस पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स होते हैं। तो हमने इन जनरल यहाँ पे ओनर्स को कवर कर लिया है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग एंटिटीज़ के तौर पर हम यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने बहुत सारे एंटिटीज़ की लिस्ट देखी थी। कौन सी एंटिटीज़ होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज़ होती है जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती है। उनको पैन कार्ड मिलता है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी मिलता है। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग लीगल एंटिटीज़ होती है। तो उसमें से एक लीगल एंटिटी आपकी कौन सी हो गई? कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्न होती है। दूसरी एंटिटी आपकी हो गई गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का भी अगर आपका कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है तो वो अप्लाई होगा, और टिपिकल गवर्नमेंट कंपनी होगी तो अलग अलग प्रोविजंस अप्लाई हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली ओनर ही जो होता है वही पार्टनर होता है और वही बिजनेसेस भी चलाते हैं। तो यहाँ पर इन पार्टनरशिप्स ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पॉइंट नंबर 2 में क्या देखते हैं? दिस अपॉइंटमेंट एंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिव्यूड इंडिपेंडेंटली टू मेंटेन ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या होता है कि जो ओनर होता है उसको तो अपने बिजनेस का इनसाइड आउटसाइड सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक कॉशन एक्सरसाइज करने के लिए, एक सेफगार्ड एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी और का हम ओपिनियन लेते हैं। वो कोई और कौन होता है? एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक ऑडिटर भी होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें तो ये डेटा पता है, लेकिन आप एक काम करो, आप भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, ताकि अगर कुछ हमसे छूटा हो तो वो आप कवर कर लोगे। आपके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो, आपका ऑडिट रिपोर्ट शेयर करो, और मेरे बिजनेस को बढ़ाने की बातें बताओ, या कंप्लायंस किस तरीके से अच्छा होगा और मेरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम से कम कैसे हो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी हेल्प कर सकता है एज एन ऑडिटर, एज एन कंसल्टेंट। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया पार्टनरशिप फर्म का। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो ओनर्स। अब ओनरशिप में हमने कंपनी का देखा, गवर्नमेंट का देखा और पार्टनरशिप फर्म का देखा। अब पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अंडर लॉ, यानी जो कानून है भारत का। अगर कोई कानून कहता है कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है तो आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ मे अपॉइंट ऑडिटर्स अंडर स्पेसिफिक लॉज और रेगुलेशंस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है। फॉर इंस्टेंस, ऑडिटर्स माइट बी अपॉइंटेड अंडर टैक्स लॉज टू वेरीफाई कंप्लायंस एंड एंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने बोला था ना कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जो स्टैट्यूट के अंडर बताया जाता है, एक टैक्स ऑडिट होता है जो टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया जाता है, एक जीएसटी ऑडिट होता है जो जीएसटी एक्ट के अंडर बताया जाता है। तो वो क्या हो गया? इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, कंपनी लॉ, 3 प्रकार के लॉ मैंने आपको बता दिए, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में अपॉइंट ऑडिटर्स अंडर स्पेसिफिक लॉज और रेगुलेशंस। फॉर इंस्टेंस, ऑडिटर्स माइट बी अपॉइंटेड अंडर टैक्स लॉज, इनकम टैक्स, जीएसटी, ठीक है। एक प्रोफेशन टैक्स भी होता है, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी। फिर बाद में बहुत सारे अलग अलग लॉ होते हैं जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं, लोकल टैक्सेशन होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। वेरीफाई कंप्लायंस एंड एंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको 4 एग्जाम्पल्स देके, 1 2 3 4, ये 4 एग्जाम्पल्स देके आपके दिमाग में कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसकी आइडिया को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी यानी एग्जाम्पल बता के और आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को और ध्यान से विजुअलाइज करना कि बिजनेस का सिनेरियो एक्चुअल में होता क्या है। देखो, यहाँ पर आपके ओनर होते हैं। ये जो ओनर्स है,
इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझ लो, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं। फिर ये ओनर्स क्या करते हैं, ओनर को लगता है कि यार मेरा पैसा पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो टैलेंट को ढूंढेगा, ठीक है, टैलेंट को हायर करेगा, यानी मेरे और आपके जैसे टैलेंटेड लोगों को वो हायर करेगा। फिर ये टैलेंट को हायर करने के बाद ओनर क्या करेगा, इन्हीं को मैनेजमेंट में कन्वर्ट करेगा। अब क्या हुआ, ओनर के पास क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है और बिजनेस आइडिया है, दो चीज़ें ओनर के पास है। अब ओनर ने क्या किया, ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ मनी होता है, ठीक है। उसके बाद में उसके अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उसको कन्वर्ट किया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, लैंड, यानी आपको ज़मीन लगेगी, ऑफिस, फैक्ट्री, बिल्डिंग कुछ भी आपको रखना है तो ज़मीन लगेगी। लेबर, दैट मीन्स काम करने वाले एम्प्लॉयज़। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, यानी जो आपकी फर्नीचर होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, कंप्यूटर्स होंगे, लैपटॉप होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, तो ये जो भी फिजिकल मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो उसे आप कहते हो फिजिकल कैपिटल। उसमें आपका लॉजिस्टिक्स भी आ गया, जैसे गाड़ियाँ हो गई, ट्रक हो गए, जेसीबी मशीनरी, जो भी मशीनरी है आपकी जो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। और उसके बाद में आता है आपका ह्यूमन कैपिटल, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जिनके पास दिमाग होता है, जिनके पास मार्केट को पढ़ने की कैपेसिटी होती है। क्यों मार्केट को क्यों पढ़ना चाहिए हमें, मार्केट का पढ़ाई करने के बाद ही आपको डिमांड एंड सप्लाई का गेम समझ में आएगा। मार्केट में क्या डिमांड है करंटली, 10 साल के बाद क्या डिमांड होगी, तो उस प्रोडक्ट को इमेजिन करके जब तक वो डिमांड मार्केट में राइज होगी और पीक लेवल पे होगी, तब आपका वो प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। जैसे आज के समय में इंटरनेट इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल टेक्नोलॉजी। अब इंटरनेट को हमें इंटरनेट मिला, कम्युनिकेशन का माध्यम मिला। हम कम्युनिकेशन किन तरीक़ों से करते हैं, टेक्स्ट, सबसे पहले तो हम ऑडियो कम्युनिकेशन सीखे, ठीक है, उसके बाद में टेक्स्ट कम्युनिकेशन, पहले टेक्स्ट कम्युनिकेशन, फिर ऑडियो कम्युनिकेशन, उसके बाद हमारा वीडियो कॉलिंग वगैरह शुरू हुआ। फिर हमारे पास इंटरनेट आया, इंटरनेट से क्या हुआ, आपको यूट्यूब मिला, आपको ट्विटर मिला, आपको इंस्टाग्राम मिला, आपको फेसबुक मिला। बेसिकली पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन का डेटा है वो आपका है टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज एंड वीडियो, 4 माध्यम से हमारा सारा कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो ओनर्स होते हैं इनको पैसा कमाने की इच्छा होती है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में वो लैंड, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, यानी आपकी मैनेजमेंट वगैरह सब लोग आ गए उसमें, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, यानी आपकी सारी मशीनरी प्लस ह्यूमन कैपिटल। तो आपके पैसे को ये जो ओनर है ये इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस को इन 4 अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस में ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जो ओनर होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको हर एक फील्ड का नॉलेज हो, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसके पास एक ब्रॉड विजन है, लेकिन उस ब्रॉड विजन को फुलफ़िल करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसको एग्जीक्यूशन करने वाले लोगों की ज़रूरत है, जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस को जानते हो, जो स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में नॉलेज रखते हो, जो स्पेसिफिक सर्विस प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रखते हो, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके बारे में उनके दिमाग में क्लैरिटी है। तो इससे क्या होगा, ये जो ओनर्स है ये इतना सारा सब तामझाम करने के बाद जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकता है एंड देन दिस इज़ अल्टीमेटली ऑफर्ड इन द मार्केट। तो जो पैसा आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया है उससे आपको ये आउटपुट से ये फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं। फिनिश्ड गुड्स आप मार्केट में लेके जाते हो और वापस आपको पैसा मिलता है प्लस, लेकिन इस पैसे में आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें आप रिकवर करते हो। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी की सारी आपकी कॉस्ट है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो बेसिकली मैंने आपको क्या किया है, आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है कि सप्लाई चेन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो सप्लाई चेन के हर एक स्टेप में आपको कॉस्ट लगने वाली है अनलेस एंड अनटिल आप फाइनल मार्केट में पहुँचते हो, और जब तक आप अपना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रिकवर नहीं करते सारी की सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट में ऐड
होते जा रही है। ये हो गई आपकी एक कंप्लीट बिजनेस साइकिल। अब इस कंप्लीट बिजनेस साइकिल को हम क्या करते हैं, हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 12 महीनों में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। अनगिनत, हज़ारों में होंगे, लाखों में भी हो सकते हैं ट्रांजैक्शन, बहुत बड़ी कॉरपोरेट है तो ठीक है। तो ऐसे आप एक्सपेंसेस, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है एज एन ऑडिटर: इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। तो ये जो ओनर होते हैं, हर एक चीज़ में ओनर को ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता है। हर एक चीज़ में ओनर केवल और केवल अपने मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, हमारे पास कितनी कितनी एंटिटीज़ है, हमारे पास है ओनर, हमारे पास है मैनेजमेंट। अब ये दोनों जो है, दीज आर द इंटरनल पार्टीज, दीज आर द इंटरनल पार्टीज टू द बिजनेस। लेकिन हमें एक ऐसे व्यक्ति की भी ज़रूरत है जो एक एक्सटर्नल न्यूट्रल पार्टी हो। हमें ऐसे लोगों का भी ओपिनियन चाहिए होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार जब हम एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमें अपनी छोटी छोटी गलतियां दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग किसी बाहर के व्यक्ति को अपना प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो व्यक्ति हो सकता है हमें हमारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा के पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो एज एन ऑडिटर आप लोग क्या करोगे, उनके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे। दैट मीन्स ये जो इनका मेन मुद्दा है, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप पूरा का पूरा इसका स्कैनिंग करोगे। स्कैनिंग करते करते आपको बहुत सी बातें समझ में आएगी कि अरे अगर ये चीज़ इन्होंने इस तरीके से की होती तो कॉस्ट कम होता, इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी को कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। जैसे जैसे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन में आपको मदद होगी, मार्केट में आप डोमिनेट कर पाओगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि आपको जो है ओनर्स प्लस मैनेजमेंट जो है, ये आपके बेसिकली इंटरनल पार्टीज़ है, ये एक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन इनको एक ऐसा न्यूट्रल व्यक्ति चाहिए जो बाहर बैठ के भी हमारे बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, जिसको फाइनेंस का नॉलेज हो, जिसको ट्रांजैक्शन किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं उन सारी चीज़ का नॉलेज हो। हम उसको काम देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप एक काम करिए, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसमें जितनी भी चीज़ें हमने की है 1 2 3 4, इनको अच्छे से चेक करो और हमें बताओ कि हमारी गलती तो नहीं हुई है, क्या हमने कंप्लायंस सब ठीक किए हैं, क्या हमारा एनवायरमेंटल कंप्लायंस ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्या हमारे इंटरनल कंट्रोल्स ठीक है, क्या हमारी अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है, हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल चला रहे हैं उनका इम्पैक्ट हमारे इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी पर किस तरीके से हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मेन काम क्या होता है, अपना ओपिनियन देना ऑन ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन साथ साथ ऑडिटर को जब हम काम करते हैं एज एन ऑडिटर, तो केवल एक ही चीज़ नहीं दिखती है, ऑडिट के बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमें दिख जाती है कि जिसके बारे में हम सोचकर नहीं आए थे कि ऑडिट में हमें ये भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप जो डिसाइड करके आओगे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा, उसमें से काम की चीज़ें भी मिलेगी, बेकाम की चीज़ें भी मिलेगी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस एक ऑडिटर के पास जमा हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये जो ओनर्स है, हमारा एक ही स्टेटमेंट था, ओनर ऑडिटर को अपॉइंट क्यों करता है, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेग्रीगेशन होता है। ये जो ओनर है ना, ये डेली बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता, मैनेजमेंट डेली बिजनेस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती है। तो कभी कभी अथॉरिटी का टसल भी आता है। ओनर ने कोई सवाल पूछा तो मैनेजमेंट अपने एरोगेंस में शायद जवाब ना दे, गलत जवाब दे, मिसगाइड करे, ऐसा हो सकता है आपसी रंजिशों में। तो ऐसे केसेस में हमें कौन चाहिए होता है, एक एक्सटर्नल पार्टी जो न्यूट्रल है
और जो अनबायस तरीके से हमें अपना ओपिनियन दे सकता है। तो इतना सारा तामझाम आपको समझाने के लिए मेरा एक ही मुद्दा था कि आप लोगों को समझना चाहिए कि अब जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, तो इसमें ओनर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स एंड अपॉइंटमेंट अंडर लॉ, ये सारे सिनेरियोज इन पूरे डिस्कशन में हमें कवर हो जाते हैं। अब बच्चों क्या होता है मित्रों, हम लोग क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना पड़ता है, बुक से बाहर निकल के रियल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है कि रियल लाइफ में ऑडिट किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक सर्टन क्लैरिटी आ सके। क्या होता है कि जितनी बातें हमें समझ में आती है ना, उतनी सारी की सारी बातें हम नोट्स में या किताबों में टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं बता सकते। तो जैसे जैसे हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो बातों बातों में वो सारे एग्जाम्पल्स हम इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि अभी वो एटमॉस्फेयर बना है जहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैंने आपको जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया है वो मैंने अपना लेक्चर प्रिपेयर करते वक्त तैयारी नहीं की थी, वो मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनमें से निचोड़ निकाल के मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई है रिगार्डिंग हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ऑडिटर्स को, ओनर का ऑडिटर को अपॉइंट करने के पीछे का एक ही कारण होता है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, यानी ओनर को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, इसमें ओनर का इंटरेस्ट रहता है। तो अपने इंटरेस्ट को, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेफगार्ड करने के लिए वो एक एक्सटर्नल पार्टी को हायर करता है। ये इतना जिस्ट था, लेकिन उसके लिए हमें ये डिस्कशन करना पड़ा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कभी ऐसा लगे कि काम की बातों छोड़ के हम लोग बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें सीखते हैं, लेकिन जो है ना, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि ऑडिट एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें थियरी है, बहुत सारी टेक्स्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो थियरी सब्जेक्ट है, थियरी हर एक सब्जेक्ट में होती है। मैथ्स में भी आपके थियरम्स होंगे, टेक्स्ट होगी, फॉर्मूलाज होंगे, जब आप उसको अप्लाई करते हो, इसीलिए मैथ्स में जो माइंड का एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन है, उसकी वजह से उसको प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा मिलती है। लेकिन ऑडिट में भी क्या होता है कि हम जो ये टेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो भी टेक्स्ट, जो भी थियरी को आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, उसी को प्रैक्टिकल कहा जाता है। जब आप थियरी को जीवन में, असलियत में कर्म करते हो, तो कर्म को हम प्रैक्टिकल कहते हैं, और जो विचार होते हैं, जो दर्शन होता है, जो टेक्स्ट होती है, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, उसे थियरी कहते हैं। तो ये ऑडिट की थियरी है, लेकिन एज एन ऑडिटर एक आर्टिकल असिस्टेंट, एक सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे के सारे ऑडिट के प्रिंसिपल्स को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई करता है जब वो ऑडिट करने ऑन साइट पहुंचता है। और इसीलिए ऑडिट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हमें थियरी प्लस प्रैक्टिकल इन दोनों का बैलेंस बना के चलना है, ताकि सब्जेक्ट भी समझ में आ जाए, प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो आर्टिकलशिप में, और एग्ज़ाम भी क्लियर करे। एज अ स्टूडेंट हमारा सबसे पहला टारगेट है एग्जाम्स को क्लियर करना, सेकेंडरी टारगेट है आर्टिकलशिप को कंप्लीट करना, और टर्शरी टारगेट है जो इंस्टीट्यूट के जो अदर है, जैसे ओरिएंटेशन हो गया, आईटीटी हो गया, एडवांस्ड आईटीटी हो गया, तो इन सारी चीज़ों को करना। प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपका 6 सब्जेक्ट्स है इंटरमीडिएट में, उन एग्ज़ाम्स को, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की एग्ज़ाम्स को क्लियर करना, ये आपका प्राइमरी एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, प्राइमरी एग्जाम्पल नहीं, प्राइमरी गोल है आपका। तो इस तरीके से मित्रों, अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 हमारा कंक्लूड करते हैं विथ थियोरेटिकल डिस्कशन प्लस सम एडेड प्रैक्टिकल डिस्कशन। इन पूरे अपॉइंटमेंट का, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का एक ही पर्पस होता है, इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। किसके इंटरेस्ट को? स्टेक होल्डर्स के। स्टेक होल्डर्स में ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होने वाला है टॉपिक नंबर 10, जिसका हेडिंग है टू हुम द ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। अब यहाँ पे ऑडिट की अपॉइंटमेंट होने के बाद ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट कंडक्ट करेगा। ऑडिट कंडक्ट करने के बाद जो उसने ऑडिट एविडेंस गैदर किए हैं उसके बारे में, ऑडिट एविडेंस के बारे में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा इन द रिटर्न फॉर्मेट, उसे कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। अब वो ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद सबमिट किसको की जाएगी? तो टॉपिक नंबर 10 में हमें उसका आंसर मिलता है। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, लेकिन एक ड्यूटी हमारी बाकी है। वो ड्यूटी कौन सी है? ग्रीन टिक
जो एक ऑडिटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। टॉपिक नंबर 11 हो गया है हमारा कंप्लीट। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। अपने नोट्स में भी मैंने जाकर इंडेक्स में उसको टिक करना है ताकि ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बना रहे अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो है ये। जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर देखना। श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट यूट्यूब पर सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। सारे सीए स्टूडेंट्स के साथ पहले खुद आप देखो, अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप अपने सीए स्टूडेंट्स के साथ, अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में इन वीडियोस को शेयर करो ताकि जो फ़ायदा आपको हो रहा है ऑडिट की पढ़ाई में वो बाकी स्टूडेंट्स को भी मिले। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।